क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है? सच ये है, नहीं। क्योंकि वो फॉर्मूला जो किसी भी इंसान को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है, वो फॉर्मूला आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, आपके घर में नहीं सिखाया गया, बल्कि इसे आपसे छुपाया गया। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, वो रहस्य जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी और जो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। चैप्टर 1, ओरिजिन ऑफ द फॉर्मूला। कहानी शुरू होती है 1908 के एक ठंडे लेकिन साफ दिन से। एक युवा महत्वाकांक्षी पत्रकार नेपोलियन हिल को एक असाइनमेंट मिला। यह कोई साधारण इंटरव्यू नहीं था, बल्कि उस समय के अमेरिका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टील टाइकून एंड्रयू कार्नेगी से मुलाकात का मौका था। कार्नेगी उस दौर में न सिर्फ अमीर थे, बल्कि एक विजनरी भी थे, जो मानते थे कि सफलता कोई रहस्यमय या सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक साइंस है, एक प्रोसेस है, और इसे कोई भी सीख सकता है। कार्नेगी ने हिल की आंखों में झांकते हुए उनसे एक सवाल पूछा, क्या आप मेरे लिए एक मिशन पूरा करेंगे, भले ही इसमें आपको 20 साल से ज्यादा लग जाए और बदले में आपको कोई पैसा न मिले? हिल हैरान रह गए। बिना पैसे, बिना संसाधन और बिना कोई गारंटी के इतना बड़ा कमिटमेंट? लेकिन हिल के अंदर एक स्पार्क था, दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखने का लालच और इस मिशन का रोमांच। उन्होंने हां कर दी। कार्नेगी ने तब उन्हें अपना असली विजन बताया। वो चाहते थे कि हिल 500 से ज्यादा ऐसे व्यक्तियों का इंटरव्यू लें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण सफलता पाई हो। इसमें बिजनेस टाइकून, इन्वेंटर्स, लीडर्स और थिंकर्स शामिल थे। नाम सुनकर ही आप समझ जाएंगे कि ये कितने बड़े लोग थे। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने मास प्रोडक्शन रेवोल्यूशन शुरू की। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली के प्रैक्टिकल उपयोग को दुनिया में फैलाया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। और भी दर्जनों, जिन्होंने समाज की दिशा ही बदल दी। लेकिन यह आसान नहीं था। याद रखिए, यह 1900s का दौर था। कोई इंटरनेट नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई आसान कम्युनिकेशन नहीं। हिल को हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अलग अलग शहरों की यात्रा करनी पड़ती, लंबी ट्रेन यात्राएं करनी पड़ती, अनगिनत चिट्ठियां लिखनी पड़ती और कभी कभी महीनों इंतजार करना पड़ता सिर्फ एक मुलाकात के लिए। पर इस सफर में उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू किया। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे उसकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, सफलता की जड़ें कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स में गहराई से जुड़ी थीं। हिल ने अगले 25 साल अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन को समर्पित कर दी। वो सिर्फ इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, वो हर सफल व्यक्ति की कहानी को डिसेक्ट कर रहे थे। वो देख रहे थे कि ये लोग कैसे सोचते हैं, उनके फैसले कैसे होते हैं, उनकी आदतें कैसी होती हैं, और वो किन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। उन्होंने देखा कि सफलता सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा नहीं थी। दुनिया में कई मेहनती लोग थे जो कभी अमीर या प्रभावशाली नहीं बन पाए। असली फर्क था सोचने के तरीके, प्लानिंग और एक निश्चित फॉर्मूला का इस्तेमाल। हिल को यह भी समझ आया कि यह फॉर्मूला सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि यह किसी भी सपने को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चाहे वो एक बिजनेस शुरू करना हो, दुनिया घूमना हो, कोई कला सीखना हो या समाज में बदलाव लाना हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह फॉर्मूला स्कूलों में नहीं सिखाया जाता था, न ही घरों में। इसे कोई किताब में ओपन तरीके से नहीं लिखता था, क्योंकि इसे जानने वाले लोग इसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह रखते थे। जब हिल ने हेनरी फोर्ड से मुलाकात की, तो उन्हें एक और बड़ा लेसन मिला। फोर्ड के पास हाई एजुकेशन नहीं थी, वो इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उनके पास एक क्रिस्टल क्लियर विजन था और अपने विजन को रियलिटी में बदलने की हिम्मत थी। उन्होंने अपनी टीम बनाई, मशीन्स डिजाइन करवाईं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरह बदल दिया कि कारें आम लोगों की पहुंच में आ सकें। हिल ने महसूस किया कि सक्सेस के लिए डिग्री से ज्यादा जरूरी है डिजायर, बिलीफ और सही स्ट्रैटेजी। 25 साल की इस रिसर्च के बाद नेपोलियन हिल ने जो पाया, वो दुनिया के इतिहास में सबसे इन्फ्लुएंस करने वाली सेल्फ हेल्प फिलॉसफीज में से एक बन गई। उन्होंने इसे एक किताब में उतारा जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन असली ट्रेजर वो किताब नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ वो फॉर्मूला था, जो हजारों कहानियों और एक्सपीरियंसेस का कंडेंस्ड विजडम था। ये फॉर्मूला सीधा था लेकिन गहरा था। ये कोई जादू या ओवरनाइट सक्सेस ट्रिक नहीं थी। ये प्रिंसिपल्स का एक सेट था जिन्हें अगर कोई इंसान लगातार फॉलो करे तो उसके लिए सफलता प्रैक्टिकली इनेविटेबल हो जाती है। और यही है इस कहानी का ओरिजिन। एक युवा पत्रकार का साहस, एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट का विजन और 25 साल का अनथक सफर,
जिसने दुनिया को एक ऐसी ब्लूप्रिंट दी जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर यह फॉर्मूला इतना पावरफुल है तो क्यों इसे आम आदमी से छुपाया गया? क्यों हम में से ज्यादातर लोग स्कूल से निकलते ही एक ऐसे सिस्टम में फंस जाते हैं जहां हमें नौकरी के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम या पर्सनल मास्टरी के प्रिंसिपल्स कभी नहीं सिखाए जाते? क्या यह जानबूझकर है या बस एक ऐसा गैप है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है? इस सवाल का जवाब हम आगे के चैप्टर्स में ढूंढेंगे। चैप्टर 2, बर्निंग डिजायर। कहते हैं सपने देखना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ सपने देखने वाले करोड़ों लोग हैं और उनमें से बहुत कम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि एक विश और एक जलता हुआ डिजायर, इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक विश होती है, काश ऐसा हो जाए, लेकिन एक बर्निंग डिजायर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल करूंगा। यह फर्क छोटा नहीं है, यह वही इनविजिबल वॉल है जो विनर और बाकी सब लोगों को अलग करती है। नेपोलियन हिल के रिसर्च में उन्होंने पाया कि हर बड़े अचीवर की कहानी एक कॉमन एलिमेंट से शुरू होती है, एक अटूट जिद्दी चाह। यह चाह इतनी गहरी होती है कि यह नींद में भी पीछा नहीं छोड़ती। यह आपको बेआराम कर देती है, यह आपको ऐसे एक्शंस लेने पर मजबूर कर देती है जो बाकी लोग पागलपन मानते हैं। यह बर्निंग डिजायर किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं आती, यह भीतर से जलती है, और जब यह जलती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। राइट ब्रदर्स की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑरविल और विल्बर राइट, दो साधारण भाई जिनके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी, न कोई बड़े इन्वेस्टर्स, न कोई हाईटेक लैब्स। वो सिर्फ एक बाइसिकल शॉप चलाते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक पागलपन जैसा सपना था, इंसान को हवा में उड़ाना। उस दौर में लोग उड़ने की कल्पना को साइंस फिक्शन समझते थे। प्रेस उनका मजाक उड़ाती थी, उनके दोस्त उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि यह असंभव है। लेकिन राइट ब्रदर्स के लिए यह एक ऑप्शन नहीं था, यह एक मिशन था। उन्होंने सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए, सैकड़ों बार फेल हुए। उनके बनाए प्रोटोटाइप्स क्रैश होते रहे, छोटें आती रहीं, रिसोर्सेज खत्म होते रहे। लेकिन एक बर्निंग डिजायर की खासियत यही है, यह फेलियर को फ्यूल बना देता है। हर क्रैश के बाद उन्होंने नोट्स बनाए, एरर्स को एनालाइज किया और अगली कोशिश में इंप्रूवमेंट्स लाए। और 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में उनका फ्लायर सिर्फ 12 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन हवा में उड़ा। वो 12 सेकंड सिर्फ राइट ब्रदर्स की जीत नहीं थी, वो पूरी मानव जाति के लिए एक माइलस्टोन था। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। लेकिन इसे सिर्फ चाहना काफी नहीं है, इसे डिफाइन करना, विजुअलाइज करना और रोज रीइंफोर्स करना पड़ता है। आपकी डिजायर इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप उसे शब्दों में डिस्क्राइब कर सकें। अगर आप बस वेगली सोचते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो यह माइंड के लिए कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। माइंड को क्लैरिटी चाहिए। मुझे अगले 5 साल में अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो खोलना है, मुझे अगले साल मैराथन दौड़नी है, मुझे 3 साल में अपना घर खरीदना है। साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप अपने गोल्स को बार बार लिखते और बोलते हैं तो आपके ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक फिल्टर सेट हो जाता है। यह फिल्टर ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को नोटिस करने लगता है जो आपके गोल से जुड़े होते हैं और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल एक सिंपल लेकिन पावरफुल लाइफस्टाइल टिप देते हैं। रोज सुबह अपना गोल एक सेंटेंस में लिखिए और जोर से बोलिए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कॉन्शियस गोल्स के साथ अलाइन हो जाता है। बर्निंग डिजायर सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है। यह आपको सैक्रिफाइस करना सिखाती है, यह आपको एक्सक्यूजेस से एलर्जिक बना देती है, यह आपको ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह आपके भीतर की क्रिएटिविटी को अनलॉक करती है। जब आप किसी चीज को पागलपन की हद तक चाहते हैं तो आपका माइंड ऐसे सॉल्यूशंस खोजने लगता है जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है, डिजायर अगर सिर्फ विशफुल थिंकिंग तक सीमित रह जाए तो यह फ्रस्ट्रेशन में बदल सकती है। इसे फ्यूल देने के लिए आपको एक्शन की आग जलाए रखनी पड़ती है। राइट ब्रदर्स ने सिर्फ उड़ने का सपना नहीं देखा, उन्होंने हवा, डायनामिक्स, मटीरियल साइंस और मैकेनिक्स के बारे में डीप स्टडी की। उन्होंने एक्सपर्ट से सीखा, ट्रायल एंड एरर किया और प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए।
यही प्रिंसिपल किसी भी फील्ड में लागू होता है, चाहे आप बिजनेस शुरू कर रहे हों, कोई स्किल सीख रहे हों या हेल्थ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हों। अब अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपके पास ऐसा कोई गोल है जो आपको भीतर से एक्साइट करता है, जो आपको नींद से उठा दे, जो आपको थकान के बावजूद काम करने पर मजबूर करे? अगर है तो उसे सिर्फ दिल में मत रखिए, उसे लिखिए, विजुअलाइज कीजिए और हर दिन उसे अपने मन में जलाइए। क्योंकि जब यह बर्निंग डिजायर सही दिशा में चैनल होती है तो यह आपको उस इंसान में बदल देती है जो अपने सपनों को सच करता है। और यही है सक्सेस की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी। चैप्टर 3, फेथ। अगर बर्निंग डिजायर आपके सफर की आग है तो फेथ उस आग को बुझने नहीं देता। फेथ का मतलब सिर्फ किसी भगवान में विश्वास करना नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और अपने विजन पर अटूट भरोसे की। यह वही शक्ति है जो आपको खड़ा रखती है, भले ही पूरी दुनिया आपको गिरते हुए देख रही हो। दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे एक कॉमन फैक्टर है, ऐसे लोग जिन्होंने अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा, तब भी जब बाकी लोग उन्हें पागल, इमेच्योर या अनरियलिस्टिक कह रहे थे। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन के दबाव में। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में बार बार देखा कि फेथ कभी एक्सीडेंट से नहीं आता, इसे कल्टीवेट करना पड़ता है। यह आपके माइंड का एक मसल है, जितना इसे ट्रेन करेंगे उतना यह मजबूत होगा। और इसे ट्रेन करने के 3 सबसे बड़े तरीके हैं, रेपिटेशन, विजुअलाइजेशन और सेल्फ सजेस्शन। जब आप किसी गोल को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, खुद को बार बार उसकी तस्वीर दिखाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करने लगता है, भले ही प्रेजेंट रियलिटी अलग हो। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है। एडिसन लाइट बल्ब के इन्वेंशन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन यह अचीवमेंट ओवरनाइट नहीं आई। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट्स किए और फेल हुए। सोचना भी मुश्किल है 1000 बार असफल होना। किसी और इंसान के लिए शायद यह प्रूफ होता कि यह काम असंभव है, लेकिन एडिसन के लिए हर फेलियर एक स्टेप था जो उन्हें सक्सेस के करीब ले जा रहा था। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप 1000 बार फेल कैसे कर गए? एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है फेथ, प्रेजेंट में एविडेंस न होते हुए भी भविष्य की संभावना पर भरोसा रखना। फेथ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कंटेजियस होता है। जब आप खुद पर जेन्युइनली विश्वास रखते हैं तो दूसरे लोग भी आपके विजन पर भरोसा करने लगते हैं। यही कारण है कि लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स अपने आइडियाज के चारों ओर सपोर्ट सिस्टम बना पाते हैं। स्टीव जॉब्स जब पहले आईफोन का आइडिया लेकर अपनी टीम के पास गए, तब यह टेक्नोलॉजी उस स्तर की नहीं थी, लेकिन जॉब्स का विश्वास इतना मजबूत था कि उनकी टीम ने अपनी लिमिट्स से परे जाकर काम किया। साइंस भी फेथ की ताकत को वैलिडेट करता है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब है कि जब आप किसी आउटकम पर जेन्युइनली विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी आउटकम को अचीव करने के लिए माइक्रो एक्शंस लेने लगता है, जिन पर आप कॉन्शियसली ध्यान भी नहीं देते। आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डिसीजंस सब बदल जाते हैं और आपको उस दिशा में पुश करते हैं जहां आपका बिलीफ है। लेकिन फेथ को बनाना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप फेलियर्स, क्रिटिसिज्म और सेटबैक्स का सामना कर रहे हों। यही कारण है कि रिपीटिशन और विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल हैं। अगर आप रोज सुबह और रात को अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं जैसे कि वो पहले ही पूरे हो चुके हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस मैजिक नहीं है, बल्कि एक मेंटल कंडीशनिंग है, जैसे एथलीट्स अपने मैचेस से पहले करते हैं। ओलंपिक चैंपियंस मैदान पर उतरने से पहले अपने जीतने का मेंटल रिहर्सल करते हैं। यही टेक्निक किसी भी गोल पर लागू हो सकती है। बिजनेस डील, पब्लिक स्पीकिंग, स्किल मास्टरी या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। फेथ एक शील्ड की तरह है। जब बाहर से नेगेटिविटी आती है तो यह शील्ड उसे रोकता है, लेकिन यह शील्ड कमजोर भी हो सकता है अगर आप उसे फीड ना करें। इसे फीड करने के लिए जरूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अपलिफ्ट करें, ऐसे कंटेंट कंज्यूम करें जो आपको इंस्पायर करे, और ऐसे रिचुअल्स फॉलो करें जो आपके माइंड को एम्पावर करें। नेपोलियन हिल का कहना है, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट टू फेलियर।
यानी अगर आपको डर, डाउट और फेलियर से बचना है तो एक ही दवा है, फेथ। और यह फेथ सिर्फ एक बार डेवलप करने की चीज नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे मसल्स को रोज एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही फेथ को रोज अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअल प्रूफ चाहिए। अब सोचिए, क्या आप अपने गोल पर उतना ही विश्वास रखते हैं जितना एडिसन ने लाइट बल्ब पर रखा था? अगर नहीं, तो यह मत सोचिए कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी सबके पास होती है, लेकिन फेथ की ताकत वही डेवलप करता है जो रोज अपने माइंड को ट्रेन करता है। अपनी सुबह की शुरुआत अपने गोल्स को लिखने और विजुअलाइज करने से करें, और रात को सोने से पहले खुद को उस डेस्टिनेशन पर इमेजिन करें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। फेथ का मतलब यह नहीं कि ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। फेथ का मतलब यह है कि ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद आप चलते रहेंगे, और यह कॉन्फिडेंस ही आपको ऐसे सॉल्यूशंस दिलाएगा जो किसी और की नज़र में इम्पॉसिबल हैं। यही कॉन्फिडेंस एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 4, ऑटो सजेस्शन। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें गुलाब के बीज डालेंगे तो गुलाब उगेंगे, अगर आप इसमें कांटे डालेंगे तो कांटे उगेंगे। लेकिन फर्क यह है कि इस बगीचे का माली सिर्फ आप हैं, और बीज हैं आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स और आपके बिलीफ्स। नेपोलियन हिल ने इसे नाम दिया ऑटो सजेस्शन। यह एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बिलीव करेगा जो आप बार बार उसे कहेंगे। ऑटो सजेस्शन माइंड को ट्रेन करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। साइंस की भाषा में यह आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक एक मैसेज भेजने का प्रोसेस है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी आदतों, डिसीजंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, वह खुद यह डिसाइड नहीं करता कि क्या सच है और क्या नहीं। वह सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार कंसिस्टेंट तरीके से उसे फीड करते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। यही कारण है कि अगर आप लगातार खुद से कहते हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मान लेता है, और उसी के मुताबिक आपके एक्शंस और डिसीजंस शेप होते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को बार बार पॉजिटिव, एम्पावरिंग बिलीफ से फीड करते हैं, तो यह आपके लिए सक्सेस का रास्ता बनाने लगता है। दुनिया के कई हाई अचीवर्स इस प्रिंसिपल को कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं। मुहम्मद अली, बॉक्सिंग लेजेंड, हमेशा खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। यह सिर्फ ईगो नहीं था, यह उनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का तरीका था। हर बार जब उन्होंने यह कहा, उनका दिमाग उस बिलीफ के हिसाब से काम करने लगा। यह बिलीफ फिर उनके ट्रेनिंग, फोकस और परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हो गया। ऑटो सजेस्शन को सबसे अच्छे तरीके से एक्टिवेट करने के लिए 2 टूल्स सबसे पावरफुल हैं, सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस। सेल्फ टॉक का मतलब है वो इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो आप दिन भर अपने साथ करते हैं। एफर्मेशंस वो स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप बार बार जानबूझकर रिपीट करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन अपने गोल्स के करीब जा रहा हूं, मेरे पास सफलता पाने के लिए जरूरी स्किल्स और ताकत है, मैं अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा हूं। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं है, आपको इन एफर्मेशंस को इमोशन और विजुअलाइजेशन के साथ बोलना होगा। जब आप किसी स्टेटमेंट को बोलते वक्त उसे महसूस करते हैं और अपने दिमाग में उसकी क्लियर तस्वीर बनाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत तेजी से एक्सेप्ट करता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल को ऐसे इमेजिन करना जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। अगर आपका गोल है एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना, तो खुद को उस ऑफिस में इमेजिन करें जहां आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रहे हैं और आपकी टीम सेलिब्रेट कर रही है। जितनी ज्यादा डिटेल्स आप अपने इमेजिनेशन में डालेंगे, आवाजें, चेहरे, माहौल, उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानना शुरू कर देगा। ऑटो सजेस्शन का एक और हिस्सा है अपने एनवायरनमेंट को फिल्टर करना, क्योंकि सिर्फ जो आप खुद से कहते हैं वही नहीं, बल्कि जो आप सुनते और देखते हैं वह भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड करता है। अगर आपका दिन नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक लोगों और क्रिटिसिज्म से भरा है, तो आपका माइंड वही बिलीफ्स अब्सॉर्ब करेगा। इसलिए लाइफस्टाइल टिप बहुत सिंपल है, नेगेटिव न्यूज और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोग और कंटेंट रखें जो आपको इंस्पायर करें, अपलिफ्ट करें और आपके गोल्स के साथ अलाइन हों। इस प्रिंसिपल की ताकत को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है। अडोल्फ हिटलर ने भी प्रोपागेंडा के जरिए इसी ऑटो सजेस्शन की पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन नेगेटिव तरीके से, ताकि पूरे देश की कलेक्टिव बिलीफ बदल जाए। दूसरी तरफ
महात्मा गांधी ने यही प्रिंसिपल पॉजिटिव तरीके से यूज किया, लोगों के दिमाग में स्वराज का सीड डालने के लिए, जब तक कि पूरा देश इसे पॉसिबल मानने लगे। ऑटो सजेस्शन में कंसिस्टेंसी सब कुछ है। अगर आप सिर्फ एक हफ्ते तक एफर्मेशंस बोलेंगे और फिर छोड़ देंगे तो यह उतना असर नहीं करेगा। यह प्रोसेस एक डेली रिचुअल बनना चाहिए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। सुबह का समय इसलिए पावरफुल है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नींद से उठते ही सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। रात को सोने से पहले इसलिए क्योंकि आपके सोते वक्त सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों पर काम करता है जो आप उसे आखिरी में देते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है कि ऑटो सजेस्शन के बिना बर्निंग डिजायर और फेथ भी आधे अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि डिजायर आपको एनर्जी देता है, फेथ आपको स्टेबिलिटी देता है, लेकिन ऑटो सजेस्शन आपको डायरेक्शन देता है। यह आपकी एनर्जी और बिलीफ को हर दिन सही दिशा में पुश करता है। अगर आप इस प्रिंसिपल को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने सोचने का तरीका बदलता हुआ नजर आएगा। आप चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करेंगे, आप खुद को पहले से ज्यादा केपेबल महसूस करेंगे, और सबसे अहम, आपके एक्शंस नेचुरली आपके गोल्स के साथ अलाइन होने लगेंगे। यही सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की असली ताकत है। तो आज से ही इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में लाएं। अपने एफर्मेशंस लिखिए, उन्हें जोर से बोलिए, विजुअलाइज कीजिए और अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिए। याद रखिए, आपका माइंड एक बगीचा है और उसमें क्या उगाना है यह सिर्फ आपके हाथ में है। चैप्टर 5 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपने ध्यान दिया होगा, स्कूल और कॉलेज हमें हर विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं। हिस्ट्री से लेकर मैथमेटिक्स, लिटरेचर से लेकर जियोग्राफी, हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यह जनरल नॉलेज हमें एजुकेटेड तो बनाती है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज से काम नहीं चलता, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह है, बहुत सारी जानकारी, लेकिन डायरेक्ट उपयोग बहुत कम। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वह है जो किसी स्पेसिफिक गोल या फील्ड में प्रैक्टिकली यूज हो सके और जो आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा कर सके। सोचिए, अगर जनरल नॉलेज से ही सफलता मिलती तो हर लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन करोड़पति होते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास हजारों किताबों तक पहुंच है, लेकिन नॉलेज तभी पावर बनती है जब वह ऑर्गेनाइज्ड हो, टारगेटेड हो और एक्शन में बदल सके। यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज का असली मतलब है, फोकस्ड स्किल सेट जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। उदाहरण के लिए, एक जनरल साइंस स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह मार्केट में डायरेक्ट वैल्यू नहीं पैदा करता। वहीं एक डॉक्टर जिसने सालों तक ह्यूमन एनाटॉमी, डिजीजेज और ट्रीटमेंट्स का गहराई से अध्ययन किया है, वह उस नॉलेज को सीधे किसी की जिंदगी बचाने में इस्तेमाल कर सकता है। यही रीजन है कि डॉक्टर की अर्निंग और रिस्पेक्ट दोनों ज्यादा होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं आती, यह एक्सपीरियंस, मेंटोरशिप और सेल्फ स्टडी से भी डेवलप हो सकती है। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद टाइपोग्राफी, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस में इतनी गहराई से नॉलेज हासिल की कि उसने एप्पल प्रोडक्ट्स को दुनिया में यूनिक बना दिया। इलॉन मस्क ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग फॉर्मली नहीं पढ़ी, लेकिन उसने रॉकेट साइंस पर इतनी डेडिकेटेड स्टडी और एक्सपर्ट कंसल्टेशन ली कि स्पेसएक्स जैसी कंपनी खड़ी कर दी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज के 3 की एलिमेंट्स होते हैं। डेप्थ, किसी सब्जेक्ट को सरफेस लेवल से नहीं बल्कि उसकी कोर तक समझना। एप्लीकेशन, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना ताकि वह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अपग्रेडेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मार्केट बदलते रहते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लगातार अपडेट करना पड़ता है। मार्केट डायनामिक्स भी यही कहते हैं, लोग और कंपनीज उसी के लिए सबसे ज्यादा पे करते हैं जो रेयर और हाई वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एक प्लम्बर जो किसी कॉम्प्लेक्स पाइपिंग सिस्टम को ठीक कर सकता है, वह भी जनरल हैंडीमैन से ज्यादा चार्ज करता है। रीजन सिंपल है, उसकी नॉलेज रेयर और स्पेशलाइज्ड है। अब सवाल यह है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे हासिल की जाए। मेंटोरशिप, किसी ऐसे इंसान के साथ काम करें जो पहले से उस फील्ड में मास्टर हो। फोकस्ड लर्निंग, किताबें, कोर्सेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिर्फ उसी फील्ड में लें जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, सिर्फ पढ़ना नहीं, अप्लाई करना। थ्योरी नॉलेज को प्रैक्टिस में डालना। नेटवर्किंग, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना। नेपोलियन हिल एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं,
आपको खुद हर फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों की स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यही कारण है कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स अपनी टीम में अलग अलग स्पेशलिस्ट रखते हैं। हेनरी फोर्ड को खुद इंजीनियरिंग की गहराई नहीं आती थी, लेकिन उनकी टीम में ऐसे इंजीनियर्स थे जो उस नॉलेज के मास्टर्स थे। फोर्ड ने खुद कहा था, मुझे बस पता होना चाहिए कि सही बटन किसे दबाना है, बाकी काम एक्सपर्ट्स करेंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का एक हिडन बेनिफिट यह है कि यह आपके कॉन्फिडेंस को भी कई गुना बढ़ा देता है। जब आप किसी फील्ड में मास्टर होते हैं तो आपको पता होता है कि आप किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। यह कॉन्फिडेंस आपके कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप को भी मजबूत करता है। लेकिन एक ट्रैप भी है, आउटडेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आप अपनी स्किल को अपडेट नहीं करते तो टेक्नोलॉजी आपको पीछे छोड़ देगी। जैसे एक टाइम था जब टाइपराइटर ऑपरेटर्स की डिमांड थी, लेकिन कंप्यूटर्स आने के बाद वह स्किल इरेलेवेंट हो गई। इसलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज को स्टैटिक एसेट नहीं बल्कि लिविंग एसेट माने, जिसे समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए। आज के डिजिटल युग में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना पहले से कहीं आसान है। ऑनलाइन कोर्सेज, ग्लोबल मेंटर्स, वर्चुअल इंटर्नशिप्स, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। लेकिन यहां भी एक चैलेंज है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यही वजह है कि फोकस सबसे जरूरी स्किल बन गया है। सही इंफॉर्मेशन चुनना और उसे मास्टरी तक ले जाना, यही आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें, मेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? अगर इसका जवाब अभी क्लियर नहीं है तो आज से ही अपने इंटरेस्ट, मार्केट डिमांड और पर्सनल स्ट्रेंथ्स का इंटरसेक्शन ढूंढना शुरू करें। फिर उस फील्ड में गहराई तक जाएं। याद रखिए, जनरल नॉलेज आपको अवेयरनेस देता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको पावर देता है। और इस पावर के साथ आप न सिर्फ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बदल सकते हैं बल्कि अपने फील्ड में गेम चेंजर बन सकते हैं। चैप्टर 6, इमेजिनेशन। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, कनेक्शंस नहीं हैं, तो भी आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो आप कभी अपने सपनों को शेप नहीं दे पाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, आइडियाज ही असली कैपिटल हैं। मशीन्स, बिल्डिंग्स और पैसे सब आइडियाज से पैदा होते हैं, लेकिन आइडियाज सिर्फ सोच में नहीं रहते, उन्हें इमेजिनेशन की भट्टी में शेप मिलता है। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को नए कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करना, जैसे किसी पुराने बिजनेस मॉडल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है पूरी तरह नए कॉन्सेप्ट्स को जन्म देना, ऐसे आइडियाज जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। यही इमेजिनेशन दुनिया को बदलने वाले इन्वेंशंस और बिजनेसेस का जन्म देती है। स्टीव जॉब्स की कहानी इसका सबसे शानदार उदाहरण है। जॉब्स के दिमाग में एक विजन था, एक ऐसा फोन जो सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए न हो बल्कि आपकी जेब में एक पूरा कंप्यूटर हो। उन्होंने पहले अपने दिमाग में उस फोन की हर डिटेल देखी, उसका ग्लास स्क्रीन, उसका टच इंटरफेस, उसका मिनिमलिस्ट डिजाइन और उसका सीमलेस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। उस समय मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन जॉब्स ने अपने इमेजिनेशन में इसे पहले ही बना लिया था। फिर उन्होंने इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम बनाई और उन्हें उस विजन पर काम करने के लिए इंस्पायर किया। 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ और स्मार्टफोन इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। हिस्ट्री में हर बड़ा बदलाव इमेजिनेशन से ही शुरू हुआ है। राइट ब्रदर्स ने उड़ते हुए एयरप्लेन को पहले अपने दिमाग में इमेजिन किया, थॉमस एडिसन ने ग्लोइंग लाइट बल्ब को पहले अपने माइंड में देखा, वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड को पहले स्केच नहीं बल्कि अपने मेंटल कैनवस पर बनाया। यह सब इमेजिनेशन की शक्ति है। लेकिन इमेजिनेशन सिर्फ इन्वेंटर्स या एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, यह किसी भी फील्ड में गेम चेंजर है। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स के लिए एंगेजिंग मेथड्स इमेजिन करता है, ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। एक डॉक्टर जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी के लिए इनोवेटिव अप्रोच इमेजिन करता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। एक ऑथर जो अपनी कहानी की दुनिया को विविड इमेजिनेशन से बनाता है, लाखों रीडर्स के दिलों को छू सकता है। अब सवाल है, इमेजिनेशन को कैसे डेवलप किया जाए? माइंड को फीड कीजिए। इमेजिनेशन खाली माइंड से पैदा नहीं होती, यह तब ग्रो होती है जब आप डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, बुक्स और पर्सपेक्टिव्स से खुद को एक्सपोज करते हैं। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें, अपने गोल्स, प्रोजेक्ट्स और सॉल्यूशंस को डिटेल में इमेजिन करें। जितना विविड और रियल आप इसे देखेंगे, उतना ही आपका ब्रेन उस पर काम करेगा।
क्रिएटिविटी एक्सरसाइजेस करें। ड्राइंग, राइटिंग, म्यूजिक या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ये एक्टिविटीज आपके माइंड के क्रिएटिव सर्किट्स को एक्टिवेट करती हैं। फियर ऑफ फेलियर हटाइए। इमेजिनेशन तभी उड़ान भर सकती है जब आप गलत होने से न डरें। साइंस भी इमेजिनेशन की ताकत को वैलिडेट करता है। न्यूरोसाइंस के स्टडीज बताते हैं कि जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसी न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन के दौरान होते हैं। यही कारण है कि एथलीट्स मैच से पहले अपने परफॉर्मेंस को मेंटल रिहर्सल करते हैं। उनके दिमाग के लिए यह रिहर्सल और रियल परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी होती है। इमेजिनेशन का एक हिडन बेनिफिट यह है कि यह आपको लिमिटेशन से बाहर सोचने पर मजबूर करती है। जब आप सिर्फ रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं तो आपकी सोच रिसोर्सेज की लिमिट तक ही रहती है। लेकिन जब आप इमेजिनेशन से शुरू करते हैं तो आप पहले गोल डिफाइन करते हैं और फिर रिसोर्सेज क्रिएट करने के तरीके ढूंढते हैं। यही अप्रोच हेनरी फोर्ड ने अपनाई। उन्होंने पहले अफोर्डेबल कार का कॉन्सेप्ट इमेजिन किया, फिर असेंबली लाइन प्रोसेस क्रिएट करके रिसोर्सेज और प्रोडक्शन कैपेसिटी को उस विजन के हिसाब से शेप किया। लेकिन एक ट्रैप भी है, सिर्फ इमेजिनेशन में जीना और एक्शन न लेना। आइडियाज बिना एग्जीक्यूशन के सिर्फ सपने हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन मस्ट बी बैक्ड विद डेफिनेट प्लान्स एंड एक्शन। स्टीव जॉब्स अगर सिर्फ आईफोन इमेजिन करके बैठ जाते तो वह आइडिया किसी और के पास चला जाता। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? हर बार जब आपके पास कोई आइडिया आए उसे लिख लें, फिर उस आइडिया को टेस्ट करने के छोटे छोटे स्टेप्स प्लान करें। एक्शन के साथ इमेजिनेशन सबसे डेंजरस और पावरफुल वेपन बन जाती है। आज इस मोमेंट पर आपके दिमाग में भी ऐसे हजारों आइडियाज डॉर्मेंट पड़े हैं जिन्हें आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। हो सकता है उनमें से कोई आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे, किसी की मदद कर दे या दुनिया को नया डायरेक्शन दे। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपनी इमेजिनेशन को वैल्यू देंगे, नर्चर करेंगे और उसे एक्शन में बदलेंगे। याद रखिए, पैसे और रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन इन्फिनिट है। और इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना सीखा उन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। चैप्टर 7 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक गोल बिना प्लान के सिर्फ एक सपना है, और सपनों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे सुबह की धूप में धुंध की तरह गायब हो जाते हैं अगर उन्हें पकड़ बेचने के लिए आपके पास एक ठोस ब्लूप्रिंट न हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह पुल है जो आपके बर्निंग डिजायर को रियलिटी की जमीन तक पहुंचाता है। सोचिए, आपके पास एक शानदार आइडिया है, आपका विजन क्रिस्टल क्लियर है, आपके अंदर फेथ और डिजायर दोनों हैं। लेकिन अगर आपने इसे अचीव करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं बनाया तो आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे और यह भटकाव एक दिन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा। हिस्ट्री के हर सक्सेसफुल पर्सन की जिंदगी में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एक कॉमन थ्रेड है। थॉमस एडिसन के पास लाइट बल्ब बनाने का गोल था, लेकिन उन्होंने इसे अचीव करने के लिए सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स की एक पूरी सीरीज प्लान की। राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन के लिए एक एक मैकेनिकल पार्ट, टेस्ट फ्लाइट और इंप्रूवमेंट स्टेप को डिटेल में मैप किया। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च से पहले हर फीचर, सप्लाई चेन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ लिखा और रिहर्स्ड किया। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का पहला स्टेप है गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ना। जब आप अपने बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो आपका माइंड उसे ईजिली प्रोसेस कर सकता है और ओवरवेल्म नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है अगले 2 साल में एक स्टार्टअप लॉन्च करना, तो उसके स्टेप्स हो सकते हैं मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, फंडिंग, लॉन्च स्ट्रैटेजी। हर स्टेप के साथ टाइमलाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होना जरूरी है। यही रीजन है कि रिटन प्लान इतना पावरफुल है। न्यूरोसाइंस के स्टडीज बताते हैं कि जब आप अपने गोल्स और प्लान्स को लिखते हैं तो आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS उन चीजों पर ज्यादा फोकस करने लगता है जो प्लान को आगे बढ़ा सकती हैं। लिखने से आपका ब्रेन गोल को सीरियस मानने लगता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का दूसरा स्टेप है डेली एक्शंस। वीकली या मंथली प्लान्स अच्छे हैं, लेकिन असली मोमेंटम डेली एग्जीक्यूशन से आता है। इमेजिन कीजिए, आप एक नदी पार कर रहे हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा तैरेंगे तो एक दिन दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप एक हफ्ते मेहनत करें और फिर एक हफ्ता आराम, तो पानी का बहाव आपको पीछे खींच लेगा। डेली स्टेप्स आपके एनर्जी और फोकस को कंसिस्टेंट रखते हैं। यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल लाइफस्टाइल टिप काम आती है। संडे को हफ्ते का पूरा स्केड्यूल बना लें। रविवार को 30-40 मिनट निकालकर अपने अगले 7 दिनों के टास्क्स लिखें। प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें अरेंज करें और हर दिन का एक टारगेट सेट करें। इससे मंडे मॉर्निंग शुरू होते ही
आपके पास क्लियर डायरेक्शन होती है और आप रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसते। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का तीसरा स्टेप है फीडबैक लूप। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। मार्केट बदलती है, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं और आपको भी अपने प्लान्स को एडजस्ट करना पड़ता है। सक्सेसफुल लोग रिजिड नहीं होते, वे अडेप्टिव होते हैं। वे हर वीक या मंथ अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, जो काम नहीं कर रहा उसे बदलते हैं और जो काम कर रहा है उसे स्केल करते हैं। इस प्रोसेस में एक और पावरफुल फैक्टर है टीम प्लानिंग। अगर आपका गोल इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव है तो अपने प्लान में हर व्यक्ति की रोल क्लैरिटी होना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने अपनी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइन सिस्टम क्रिएट किया, जिसमें हर वर्कर को एक स्पेसिफिक जॉब असाइन थी। यह ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का पीक एग्जाम्पल है। हर पार्ट और पर्सन एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम में काम कर रहा था। लेकिन प्लानिंग सिर्फ प्रोफेशनल गोल्स के लिए नहीं है। पर्सनल गोल्स जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, इन सब के लिए भी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जरूरी है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो बस मैं वर्कआउट करूंगा कहना काफी नहीं है। आपको स्पेसिफिक करना होगा किस दिन कौन सा एक्सरसाइज, कितनी ड्यूरेशन, किस टाइम। अगर आप नया स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स फिक्स करने होंगे। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे दिमाग को क्लियर स्टार्ट और एंड पॉइंट्स पसंद हैं। जब आपके पास रिटन प्लान और फिक्स्ड डेडलाइंस होती हैं तो आपका ब्रेन नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन को रेजिस्ट करता है। यही कारण है कि चेकलिस्ट, कैलेंडर्स और प्लानर्स इतने इफेक्टिव टूल्स हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है, ओवर प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग में इतने बिजी हो जाएं कि एक्शन लेना ही भूल जाएं, तो आपका प्लान कागज पर ही रह जाएगा। नेपोलियन हिल ने साफ कहा है, अ प्लान, हाउएवर वेल कंसीव्ड, इज यूजलेस विदाउट एक्शन। इसलिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का एक हिडन पावर है। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आपके पास क्लियर मैप होता है तो आप अनसर्टेनिटी से डरते नहीं। आपको पता होता है कि अगला स्टेप क्या है और यही क्लैरिटी आपको रिस्क लेने की ताकत देती है। तो अगर आपके पास अभी कोई गोल है तो आज ही उसे कागज पर उतारें। उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। हर स्टेप के लिए डेडलाइन सेट करें, वीकली स्केड्यूल बनाएं और संडे को अपने अगले हफ्ते का ब्लूप्रिंट तैयार करें। यह हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगी और आपको एक ऐसे पाथ पर ले जाएगी जहां सक्सेस सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। याद रखिए, बिना प्लान के गोल एक सपना है और बिना एक्शन के प्लान एक इल्यूजन है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह ब्रिज है जो आपको सपनों की दुनिया से रियलिटी तक पहुंचाता है। चैप्टर 8 डिसीजन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ते हैं और हर मोड़ पर फैसला खुद करते हैं, और दूसरे जो हवा के रुख के साथ बहते रहते हैं, यह इंतजार करते हुए कि कोई और उनके लिए डिसीजन ले। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिसीजन मेकिंग सक्सेस का सबसे क्रिटिकल हैबिट है। हिस्ट्री में आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों के नाम लेंगे, उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी मिलेगी। वे जल्दी डिसीजन लेते हैं और मुश्किल से बदलते हैं, लेकिन जब बदलते हैं तो सिर्फ ठोस कारणों से। एंड्रू कार्नेगी ने अपने स्टील एम्पायर का एक्सपेंशन एक साहसी डिसीजन से शुरू किया। उस समय एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि स्टील मास प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी लॉन्च करने का फैसला तब किया जब मार्केट में कोई उसकी डिमांड भी नहीं देख पा रहा था। दूसरी तरफ इनडिसीजन यानी फैसला न ले पाना सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनडिसीजन, डाउट और फियर, ये तीनों मिलकर आपके माइंड को पैरालिसिस की स्थिति में डाल देते हैं। आप सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, प्रोस कॉन्स की एंडलेस लिस्ट बनाते रहते हैं और मीनवाइल अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे से निकल जाती है। साइंस भी यही कहता है। साइकोलॉजी के स्टडीज बताते हैं कि जब हम बहुत देर तक डिसीजन पेंडिंग रखते हैं तो हमारा ब्रेन डिसीजन फटीग में चला जाता है। इस हालत में हम या तो कोई भी गलत चॉइस ले लेते हैं या फिर चॉइस लेना ही अवॉइड कर देते हैं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग डिसाइसिव होते हैं। वे जल्दी चूज करते हैं और फिर पूरी एनर्जी उस चॉइस को सफल बनाने में लगाते हैं। लेकिन जल्दी डिसीजन लेने का मतलब इम्पल्सिव होना नहीं है। यह एक माइंडसेट है जिसमें आप फैक्ट्स, इंट्यूशन और पास्ट एक्सपीरियंस को बैलेंस करके तेजी से मूव करते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में पाया कि सक्सेसफुल लीडर्स अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 3 चीजें कॉमन रखते हैं। क्लियर गोल्स, उन्हें पता होता है कि वे क्या चाहते हैं। जब गोल क्लियर होता है तो डिसीजन भी फास्ट आता है।
लिमिटेड कंसल्टेशन। वे एडवाइस लेते हैं लेकिन हर किसी की राय से कंफ्यूज नहीं होते। कमिटमेंट। डिसीजन लेने के बाद वे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं और पूरी ताकत एग्जीक्यूशन में लगाते हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने का डिसीजन लिया तो उन्होंने बीच में अपने गोल को नहीं छोड़ा, चाहे कितने भी फेलियर्स आए। 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपनी दिशा पर पूरा भरोसा था। अब सवाल है, इन डिसीजन को कैसे हराया जाए? पहला स्टेप है अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज क्लियर करना। जब आपको पता हो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप है डेडलाइन सेट करना। अपने हर डिसीजन के लिए एक टाइम लिमिट रखें। अगर यह छोटा डिसीजन है तो 5-10 मिनट, अगर बड़ा है तो 1-2 दिन। बियॉन्ड दैट ओवरथिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को खा जाएगा। तीसरा स्टेप है इम्परफेक्ट एक्शन को एक्सेप्ट करना। कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्शन के साथ आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। नो एक्शन के साथ इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर रोज छोटे डिसीजंस जल्दी लेने की हैबिट डालें, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा टास्क पहले करना है। इन पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करें। इससे आपके दिमाग की डिसाइसिवनेस मसल मजबूत होगी और जब बड़ा डिसीजन लेना होगा तो आप हेजिटेट नहीं करेंगे। नेपोलियन हिल ने यह भी वार्निंग दी है कि फियर डिसीजन का सबसे बड़ा एनिमी है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लॉस, ये सब आपको सेफ जोन में कैद रखते हैं। लेकिन याद रखिए, सेफ जोन में ग्रोथ नहीं होती। हर बड़ा सक्सेस एक बोल्ड डिसीजन के दूसरी तरफ छिपा होता है। अंत में याद रखिए, सक्सेसफुल लोग अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन करते हैं और यह डिजाइन हर डिसीजन के ब्रिक्स से बनता है। इनडिसीजन एक स्लो पॉइजन है जो आपके ड्रीम्स को चुपचाप खत्म कर देता है, लेकिन डिसाइसिवनेस एक सुपर पावर है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। अगली बार जब लाइफ आपको चॉइस दे तो सोचिए, अगर मैं इस डिसीजन को कॉन्फिडेंटली लेता हूं तो 5 साल बाद मैं कहां खड़ा हो सकता हूं? और फिर दिल और दिमाग से मिलकर उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाइए। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में आपने नेपोलियन हिल के उस फॉर्मूला को सुना जो दुनिया के 500+ सबसे सफल लोगों की जिंदगी से निकला है। बर्निंग डिजायर, फेथ, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी बदलने वाले टूल्स हैं। लेकिन याद रखिए, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाते। आज, अभी, इसी पल अपने सबसे बड़े गोल को कागज पर लिखिए। उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए। हर दिन एक स्टेप लीजिए और अपने माइंड को हर सुबह याद दिलाइए, यह मेरा सपना है और इसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह कहानी और प्रिंसिपल्स ने इंस्पायर किया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ा सकें। कमेंट में लिखिए कि इस फॉर्मूला का कौन सा चैप्टर आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों के रहस्य खोलूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि याद रखिए, आपकी सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होगी, यह एक वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड मिशन होगी और उसका पहला कदम आप आज उठाने वाले हैं।